मेरे साथ जो पैनल आज मौजूद है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे फिर क्या रास्ते हैं आखिर मनमोहन सिंह कांग्रेस इसमें एक स्कैम का मसला है, साथ में एक बड़ी सियासत है। पुरंजय मेरे साथ मौजूद है, शालिनी मेरे साथ मौजूद है, सुदीप बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं कोयले के मसलों पर, वो मेरे साथ। इन लोगों को किसी को मुझे इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव है और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जो है वो संजय झा है। पुरंजय, पॉइंट बहुत सीधा सा है, कोयले के स्कैम क्या था, कैसे हुआ, उनके डिटेल्स में आज न जाते हुए कोर्ट ने 8 अप्रैल को मनमोहन सिंह को समन किया है। हमने हिंडाल्को की औपचारिक प्रतिक्रिया भी देख ली, वो भी कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सही तरीके से किया। पीसी पारिक को भी वापस समन किया गया है। क्या मनमोहन सिंह वाकई अपने आप को निर्दोष पूरी तरह से साबित कर पाएंगे? ये सिर्फ समय बता सकते हैं, मगर एक चीज साफ है। देखिए, आज 11 तारीख है, 8 अप्रैल काफी समय है। आज और 8 अप्रैल के बीच बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उच्च अदालत में जाके मनमोहन सिंह का वकील कह सकते हैं कि हाँ, उनको अदालत में आने का कोई जरूरत नहीं है, और अगर उच्च न्यायालय ये कहते हैं तो उनको आना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो षड्यंत्र के बात होता है, ये पहले सीबीआई ने केस बंद किया, फिर यही न्यायालय में इन्होंने बोला नहीं, दोबारा जांच शुरू कीजिए। क्या आप प्रमाण कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने पैसा किया? कुछ जो अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को, जो भी इन्होंने किया, इसके लिए उनका क्या फायदा मिला खुद? लेकिन जो केस इस वक्त बन रहा है उसको हम सरलता से देखें, जो अदालत करी वो साफ साफ कह रही कि तमाम नियम कानून आपने ताक पर रखकर हिंडाल्को को माइन दिलाने की पूरी कोशिश की और ऐसा हुआ। कहा आपने, बिल्कुल अभिज्ञान, मगर इसमें कोई वो अपराधी बन गया कि नहीं, ये अलग बात है। ये अदालत बाद में हमको मालूम पड़ेगा। एक चीज सुनिए, हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये जो जितने सारे आरोप है ये कोयला घोटाला में, इसमें मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत, उनका जो इंटेग्रिटी, उनका चरित्र के ऊपर किसी ने कुछ एक बार उंगली में नहीं रखा। ये क्या है कि आप जब कोयला मंत्री थे, आपने खुद, आपका सचिव पीसी पारक को कहा कि ये सारे जो कोयला का ब्लॉक, इसको नीलाम करना चाहिए, मगर 8 साल लग गया और बीच में बहुत कुछ हो गया। ये भी हम जानते हैं कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट जब पेश किया गया, मनमोहन सिंह ने खुद अपने आप सांसद में अपना स्टेटमेंट भी दिया, उसमें भी बोला कि इसमें हमारा कोई ऐसा मैंने कुछ नहीं किया जो आप कह सकते हैं कि हम गैर कानूनी काम किया। तो ये अदालत को बाद में उनको पता चलेगा कि सचमुच कुछ गैर कानूनी काम कुछ। ठीक है, तो अभी षड्यंत्र का बात, शालिनी, इसीलिए जो पॉइंट है यहां पर कि अदालत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को समन कर रही, बहुत स्पष्ट है कि अदालत की अपनी एक राय है जिसके पर आधार है, जिसे पुरंजय ने कहा, यह बाद में साबित होगा, जिसके आधार पर वो कह रही कि नहीं, आपको इस मामले में अपियर होना है 8 अप्रैल को। कानूनी तरीके उससे अपियर होने या ना होने के, वो पुरंजय अलग पॉइंट है कि आप कह रहे हैं कि वो अपील करेंगे हायर कोर्ट में। आधा मिनट, मेरा कहना है, जज का कहना यह होगा कि अगर सचमुच षड्यंत्र है तो जिन लोग इसमें हैं इनको सबको बुलाया, इनको सबको। चल, फिर ये कहां से कोई बचाव बनेगा मनमोहन सिंह के लिए, डिफेंस? देखिए, बहुत 2 बड़े बहुत स्कैम हुए हैं, 2G स्कैम, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। सीबीआई डिड नथिंग। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, सीबीआई ने कुछ नहीं किया। उस स्कैम में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की, देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तब भी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम यूपीए वाज इन पावर। अब कोल स्कैम में मैंने पर्सनली, आई हैव ड्रॉन पैरेलल्स बिटवीन 2G स्कैम एंड कोलगेट, दे आर आइडेंटिकल। यूपीए का डिफेंस आइडेंटिकल, आपको मालूम है उन्होंने बोला जीरो लॉस, आइडेंटिकल। अब देखिए ऑक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने सीएजी को बोला था ही डजंट नो एनीथिंग। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में दे हैव रियलाइज्ड मोर देन 2 लाख करोड़, कोल ऑक्शंस में दे हैव रियलाइज्ड मोर देन 1.86 लाख करोड़ एंड काउंटिंग। ठीक है, सही बात है, एंड काउंटिंग, क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा है अभी। हाँ, तो ये तो पूरी तरह हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अगर एस्टैब्लिश नहीं होता तो लाइसेंसेस कैंसिल नहीं होते,
अब आपने प्राइम मिनिस्टर को समन भी कर लिया है, बिकॉज यू कुडंट डू इट व्हेन ही वाज इन द यूपीए, व्हेन द यूपीए गवर्नमेंट वाज देयर. नाउ एटलीस्ट बिकॉज ही इज आउट ऑफ पावर यू समन्ड हिम. लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ इस शो पे कि इन इंडिया देयर आर सर्टेन पीपल हु आर अबव द लॉ. आपने कहा उनके पीछे कानून है. सम पीपल आर अबव द लॉ, और सीबीआई जानती है या ये फिर भी कह रही लिस्ट क्या जबकि है. कोर्ट उनको समन कर रहा है इस नहीं, मामले में, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि they are सीबीआई above the law. क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है हाँ. और सीबीआई कोई काम नहीं करती. आप ये देखिए, ये मेरा ही आर्टिकल है, यू टर्न ऑन एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक टू हिंडाल्को पॉइंट्स टू पीएम 18 अक्टूबर 2013. डायरेक्ट स्टोरी. अब इसका बेसिस क्या है? 25th स्क्रीनिंग कमिटी मीटिंग रिपोर्ट मिनट्स in which the screening committee is saying you cannot give this, and it's given many reasons. आप आदित्य बिरला को आप ये तालाबीरा 2 में आपने और बिजाहन कोल ब्लॉक में नहीं दे सकते. फिर भी इनको दिलाया गया. एक और स्टोरी मैं करना चाहती थी जो ब्लॉक हुआ अबाउट, इन्होंने एप्लीकेशन दी ही नहीं फॉर तालाबीरा 3, लेकिन एक पीएसयू से वो कोल ब्लॉक लिया गया और ठीक है, तो आप कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काफी सारे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं. बट ही इज अबव द लॉ. ठीक है, आप अभी भी कह रहे हैं कि ही इज अबव द लॉ. He is above सुदीप, the आप law. इस बात को मानेंगे जो शालिनी कह रही? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के स्टेज पर हाँ. तो ये बात सही है कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर अबव द लॉ, लेकिन अदालतें हैं, सीबीआई लेकिन अदालतें हैं. शालिनी ने कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पर, लेकिन अदालतें हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले जो हैं उन्होंने खुद पॉइंट आउट किया है. बहुत सारे ऐसे मामले जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उन इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर किया. एक स्मॉल पॉइंट, एक जर्नलिस्ट जो बाहर से आप जांच कर रहे हैं, आप ये कंक्लूजन पहले आर्टिकल में ड्रॉ कर रहे हैं. मैंने अपने पहले आर्टिकल्स में भी कहा कि ही इज इन्वॉल्व्ड, ही इज अ कोल मिनिस्टर, यू कांट मेक एक्सक्यूजेस फॉर हिम. ठीक है, और सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और वो दे कैन नॉट कनेक्ट अ सिंगल डॉट. इज दिस पॉसिबल? ठीक है, देखिए, कोल स्कैम में पूरी तरह जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही कमजोर है. ठीक है, पहली बात तो ये है. एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई है और उनकी केवल इसी मामले में क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज नहीं किया. ऐसे कम से कम 3 और मामले हैं जिसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और ट्रायल कोर्ट ने उसको खारिज किया. ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर इतनी चर्चा हो रही है. ट्रायल कोर्ट में प्रोसेस ये है लीगल कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करती है, तो या तो वो चार्जशीट करती है, बोलती है कि हमारे पास एविडेंस हैं, या फिर वो कहती है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है इसलिए चार्जशीट नहीं होनी चाहिए. तो जो शालिनी कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि सारे एविडेंस वही हैं जिसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि ये सफिशिएंट है. उन पर सीबीआई ने ये कंक्लूजन निकाला कि ठीक है. तो आप लोग कह रहे हैं ये सीबीआई की ढिलाई का मामला है. बिल्कुल, या आप लोगों का चार्ज है सीबीआई पे? आधा मिनट, ये आप भूलिए मत कि जो भूतपूर्व सीबीआई के जो निर्देशक थे रंजीत सिन्हा, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसकी पूरा कहानी एपिसोड है जिसके हम गहराई में जा सकते हैं. हाँ संजय, अब कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ खड़ी है, मनमोहन सिंह को डिफेंड कर रही है, लेकिन ये अदालत का मामला है, ये कानून का मामला है. आप कहां तक मनमोहन सिंह का बचाव कर पाएंगे, संजय झा? अभिज्ञान, आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपका आवाज कुछ साफ नहीं आ रहा है. यहाँ कुछ आवाज है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं कोशिश करूंगा कि आपका आवाज. सबसे पहले तो हाँ प्लीज. हाँ, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात, ये हकीकत है, इस पर कोई दो राय नहीं है. यदि कोल एलोकेशंस में आज यदि पारदर्शिता है या नीलामी हो रही है, तो उसका पूरा श्रेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये सोच था. जब आप देखिएगा कि 20 अगस्त अपने समय में 8 साल डिले कर दिया, जिसको इंप्लीमेंट करने में, यही तो परंजय कह रहे थे. हकीकत यह है संजय झा कि अपने समय में उन्होंने अपने ही फैसले को इंप्लीमेंट करने में 8 साल की देरी दी. बहुत हम लोगों ने कोल पे चर्चा की है, यहाँ पे सारे जानकार लोग बैठे हैं इस मसले के, इसलिए मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये फैक्ट है. ये सब बातें कागज में भारत सरकार के उपलब्ध हैं कि डिले हुआ. तो अब ये मत कहिए कि बीजेपी के ऑक्शन के लिए अपने 8 साल के डिलेड फैसले से, बीजेपी के लिए अलग प्रश्न है, उसके लिए मनमोहन सिंह को क्रेडिट जाता है. हाँ संजय.
अभिज्ञान जरा हमको यदि आप बीच में नहीं टोकेगा तो मेरा कम से कम ट्रेन ऑफ थॉट्स तो हमको खत्म करने दीजिए। इट हाँ, please इज करिए। नॉट फेयर जर्नलिज्म इफ यू इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्टिल स्पीकिंग। तो एनीवे अभिज्ञान मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि सच्चाई यही है कि यदि 6 साल या 8 साल लगे कि हमने एक पॉलिटिकल कंसेंसस लेने में कि आप नीलामी कीजिए, ऑक्शंस कीजिए, कंपेटिटिव बिडिंग कीजिए, तो इसमें यदि विलंब हुआ तो इसका पूरा जो जिम्मेदारी है ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, और इसका सबूत आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। चाहे शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में लीजिए या वसुंधरा राजे राजस्थान में लीजिए, मेरे पास सारी चिट्ठियां पड़ी हुई हैं। वहां के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ मिनिस्टर्स ने कहा वी आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑक्शंस, और ये एक सच्चाई है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप कोल एलोकेशंस की बात कर रहे हैं तो ये इसमें एक फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा एक भूमिका है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का एक तरीके से उनका सहमति होना बहुत जरूरी है जबकि कोल एलोकेशन हो। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम में आप यदि यहां पर नवीन पटनायक के बीजेपी पार्टी के किसी को बुलाते हैं, क्योंकि यदि आप यहां पर जिस कोल एलोकेशन के बारे में बात हो रही है वहां पर इंटरेस्टेड पार्टी वाज नवीन पटनायक बीजेडी पार्टी, जो स्क्रीनिंग कमिटी जिन्होंने उनकी बात को मंजूर नहीं किया था उसके बावजूद उन्होंने सिफारिश की। और उनका कहना यह था कि क्योंकि ये हमारे राज्य सरकार में वो नौकरी बढ़ेगी, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो ये हमारे इंटरेस्ट में, हमारे हित में है कि इसको आप सहमति दीजिए। और अंत में यदि आप तालिबाना केस का यदि आप पढ़िए तो क्या उससे उभर के आता है, ये बिल्कुल साफ तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले संजय झा जी उसके डिटेल्स एक मिनट आपको पूरा समय दिया, अभी तक जीवन नरसिम्हा राव के पास में आ रहे हैं। मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने के लिए। आप मेरी 2-3 संजय झा आप मेरी 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनिए। ये आज यहां पर बहस न्यूज पॉइंट में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने कोई बात कही है। देश की अदालत ने कहा है कि इन एलोकेशन के तरीके में गड़बड़ी हुई है और 8 अप्रैल को ये लोगों को हम समन कर रहे हैं। पहला पॉइंट एकदम क्लैरिटी से चले, इसका सरलीकरण करके मैं चल रहा हूं ताकि लोग जो है उस कार्यक्रम को देखते हैं वो समझें, तो इसको पेचीदगियों में नहीं। तो मैंने नहीं कहा, विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहे हैं, ना सुदीप जी कह रहे हैं, ना शालिनी जी कह रही है, ना परंजॉय जी कह रही है एक अदालत कि ये जो एलोकेशन था इसमें एक मिनट इसमें नियम कानून ताक पर रखे गए और आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी रिएक्ट करके कहा है कि ट्रूथ शैल प्रिवेल। उनको जाकर कानूनी तौर पर कानूनी तरीके से अपनी बात रखनी है। तो यह मामला अदालत का है, यही मेरा सिंपल पॉइंट है आपसे। आपने नवीन पटनायक का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता वो कहानी बताई, लेकिन ये आधार चर्चा का कोर्ट का फैसला है, मेरा कोई फैसला नहीं है आज आधार इस चर्चा का। संजय झा, उसके बाद में जीवन नरसिम्हा राव को टाइम देना चाहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं जा पाया उनके पास। जी अभिज्ञान मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी संसद में कहा था कि यदि कोई भी छानबीन हो तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या जो भी हो। उन्होंने कहा था कि हमने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिसमें कोई क्रोनी कैपिटलिज्म हो या क्विड प्रो को, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर उस समय उनके मर्यादा पर, उनकी छवि पर हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ कलंक लगाने की बड़ी कोशिश की और सफल रहे हैं। और आज भी वही दोहराना चाहूंगा कि कानूनी प्रक्रिया है, होने दीजिए, उस पर कोई डरता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यहां पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ पूरे तरीके से हम उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच्चाई यही है कि इसमें कोई गलत काम नहीं किया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि सच्चाई यही, कोई गलत काम नहीं। मैं बार-बार अपने पॉइंट को दोहरा रहा हूं कि आप जानते हैं, मैं शालिनी को भी इंटरप्ट करा था। ठीक है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मैं सिर्फ अदालत की बात सुन के आज ये प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं ना आपकी, ना शालिनी की, ना सुदीप की, ना परंजॉय की, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की बात सुनकर ये कार्यक्रम कर रहा हूं। तो आपको अदालत को ये सच्चाई बतानी है, मुझे नहीं। मुझे 2G में और कोल में हिस्टोरिक है इंडिया में कि लाइसेंसेस हैव बीन स्क्रैप्ड अक्रॉस द बोर्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ मिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ग्रेट ऑनेस्टी एंड ग्रेट कैपेबिलिटी। ठीक, जीवीएल नरसिम्हा राव, बार बार ये चार्ज लगता है कि जब, चूंकि अब इसको ये ऑक्शन के मसले को ही उठा दिया गया है कि भाई बीजेपी के मुख्यमंत्री जो थे वही सबसे बड़ा
रोड़ा अटका रहे थे, तो एक उनके मुख्यमंत्री जो है ये ऑक्शनिंग के तरीके को ईज आउट नहीं कर रहे थे और आप लोग मनमोहन सिंह पे चार्ज लगा रहे थे, सियासी चार्ज। मैं बार बार और 100 बार आज ये बात इस प्रोग्राम में कहूंगा कि ये चर्चा का आधार अदालत में हुई बात है, मेरे प्रोग्राम में निकली ओपिनियन नहीं है। जी भैया। ये कभी कभी कांग्रेस पार्टी को संघीय ढांचा की याद आ जाती है। ये आज भी चर्चा को, आज जो मामला है कोर्ट के तरफ से जो चार्जेस, जिस प्रकार की कोर्ट ने आज जो समनिंग किया है एक आरोपी के तहत, उसमें जो आरोप लगे हैं ये है आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार। तो आज जो मामले हैं जिनसे उनको बरी होने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोर्ट के सामने साबित करना है कि ये इस आरोप उनके खिलाफ जो लगाए गए बेबुनियाद है, इनको कोर्ट में साबित करना है। लेकिन ये भ्रष्टाचार का मामला है। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी वो वैध और लीगल और इलीगल एलोकेशंस के बारे में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, जिसके आधार पर हमारी सरकार ने कहा हम सारे के सारे कैंसिल करके हम उसमें नीलामी करना चाहेंगे। उसके नतीजे देश के सामने है। और जो आरोप अभी लगाए गए पूर्व प्रधानमंत्री जी के पर, यदि ये कोर्ट ने माना इसमें भ्रष्टाचार है, बट लेकिन इसमें इस भ्रष्टाचार के लिए आरोपी किसको सजा देना है ये कोर्ट इसको तय करेगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है, यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसी पूरे देश जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके कहने पर, किसके इशारों पे काम कर रहे थे।